आपने कहा कि पहली सिविल सर्वेंट है, तो हम ये समझा देना चाहते हैं कि आईएएस एंड एलाइड सर्विसेज का एक इम्तिहान होता था। उनमें कई सर्विसेज हैं, जैसे पोस्टल सर्विस है, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज है, इनकम टैक्स है। यानी इसमें जितनी सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग आईएएस, उनमें पहली बार एक मुसलमान लड़की कामयाब हुई थी। हमारा बचपन तो लखनऊ में गुजरा, हालांकि पैदा हम लुधियाने में हुए थे और पैदा होते ही हमारे वाले ख्वाब देखने लगे कि हमको वो लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़वाएंगे और बहुत आगे तक ले जाएंगे। तो जब भी हमारा दाखिला हो गया लोरेटो में, के बाद यूनिवर्सिटी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमने इकोनॉमिक्स में एमए किया। आप लोग कितने भाई बहन रहे हैं? और मेरा एक छोटा भाई था जो मुझसे 8 साल छोटा। तो सबके बच्चे पढ़ते थे, लोरेटो में किसी के बच्चों ने नहीं पढ़ा, मगर हाँ ये खास बात हुई कि हम लोरेटो कॉन्वेंट भेजे गए। पहले तो मेरे फादर ने कहा कि देखो भाई, स्कूल कॉलेज में अपने मत पढ़ाना, वो नौकरी मैं नौकरी नहीं समझता हूँ। किसी आला यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकती। अच्छा भाई, अब आला यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आपको फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, आपको टॉपर भी होना चाहिए। तो इतना मैंने पढ़ा है। सीने कैम्ब्रिज में भी मुझे फर्स्ट डिवीजन मिला और इंटर में और एमए में फर्स्ट डिवीजन मिला, सेकंड पोजीशन मिली। और उस जमाने में इतनी ईमानदारी थी, हम आपको बताएं कि ये नहीं कि जो है उठा के किसी को रख लिया। एक तय कर लिया था हमारे डॉक्टर बलजीत सिंह जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे कि जो फर्स्ट डिवीजन में पास होगा टॉपर होगा या सेकंड टॉपर होगा, तो उसको एक तो यूजीसी फेलोशिप दिलाई जाएगी। और जब नौकरी कोई लेक्चरर की खाली होगी 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जितने भी, तो उसको उसमें रखा जाएगा। तो वो तो भाई मैंने हल कर लिया। फिर 2-3 साल वहां पढ़ाने के बाद और खुद पढ़ने के बाद पीएचडी तो मैंने की नहीं। हालांकि वो जो यूजीसी फेलोशिप मिलती थी वो पीएचडी के लिए थी, वहाँ नहीं वो पहले ही मैं बैठ गई सिविल सर्विस में। और इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज कहलाता था, उसमें मैं कामयाब हो गई। अरे कुछ भी कोचिंग वोचिंग नहीं थी मगर हाँ ये था कि लड़के लड़कियां हर यूनिवर्सिटी में बैठने तो लगे थे और एक दूसरे से मिलते थे, पूछते थे कि क्या आएगा, कैसे होना चाहिए। तो एक चीज दिमाग में, एक आइडिया बस जाता था और एक दूसरे से मिलते जुलते थे। उसके बाद फिर जब आपका सर्विस का दौर शुरू हुआ तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ की थी? पहली पोस्टिंग तो ज्यादा दिन के लिए नहीं, मगर लखनऊ में, इलाहाबाद में सबसे पहले चंद महीनों के लिए, साल भर के लिए लखनऊ में, फिर दिल्ली में। हमने आपको उस दिन हम बताया था ना कि वो जमाना ऐसा था कि औरतों पे ज्यादा एतबार नहीं किया जाता था कि ये हैंडल कर भी पाएंगे फलाना चार्ज के नहीं, क्योंकि साल तक हमें बिठाए रखा हमारे मुख्तलिफ कमिश्नर्स ने यूजलेस चार्जेस में, जिसमें हम कुछ सीख नहीं सकते थे। हम तो समझ ही नहीं रहे थे हमको कोई यूपीएससी सदस्य बनाएगा, क्योंकि आमतौर से आईएएस के
लोगों को बनाया जाता जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और या जो वाइस चांसलर हो चुके होते हैं। आधे मेंबर्स एकेडमिक होते हैं, आधे मेंबर्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और वो मेंबर बनाया जाएगा एकेडमिक्स में से जो वाइस चांसलर हो चुका है। वाइस चांसलर आप पूछ रही थी कौन सा, तो यही बहुत बड़ी बात समझी हमने। जी जी। अरे हम लेटे हुए थे, लंच टाइम में घर आए थे, तो एक टेलीफोन आया, वो ले लिया गया है यूपीएससी में एज मेंबर, आप किसी को भेज दीजिए अपना लेटर लेने के लिए। तो उससे हमने कहा किसी को नहीं भेजूंगी, मैं खुद आऊंगी, ये मामूली चीज नहीं है। और गए, फिर लगते नारकोटिक्स में जब मैं डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर लखनऊ में बनाई गई, तो लोग घबरा गए। एक तो ये कि हम लेडी हैं, दूसरे हमारी हम लोगों के यहाँ ये होता है ट्रांसफर से पहले रेपुटेशन हवाई जहाज से पहुंचा दी जाती है। ये बहुत पक्की है, बड़ी तेज है, और तुम लोगों को ठीक कर देगी, और ये यानी जो पैसा वैसा तुम लोग कमा रहे हो, कमाना बंद करो। तो वो लोग पहले ही से अलर्ट हो जाए, तैयारी नहीं करते थे, ये सोचते थे इसको आते ही कैसे निकाला जाए। तो खैर वहां तो हम कामयाब ही रहे। तो ऐसे चैलेंज को आप कैसे हैंडल करते थे? भाई इस तरह से कि हमने कहा चलो फील्ड्स में हम जाना चाहते हैं, कि ना चलिए यही करीब वाले में, लखनऊ के करीब वाले में। हमने कहा नहीं, बदायूं चलो, बरेली चलो। कहा मैडम वो दूर पड़ेगा। हमने कहा पढ़ने दो, दूर कितना पड़ेगा। खैर वहाँ पहुंचे, अब चारों तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं, और वो बेचारे जो अफीम उगाते थे, तो वो तो भाई हमारे इंस्पेक्टरों, सब इंस्पेक्टरों से भी गए गुजरे थे। उन्होंने न कभी सुना न देखा कि कोई लड़की आई है। तो एक एक चीज हम देख रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं। फिर जब हमने कहा रात को हम यहीं लेटेंगे, यहीं रहेंगे, हम सुबह देखना चाहते हैं अफीम कितनी निकलती, तब तो सब लोग जैसे 10 साल लग गया होगा, उनके हाथ पैर ढीले हो गए। तो आसपास एक गेस्ट हाउस था जिसमें हम रहे। मैम आपको पद्मश्री किस सन में मिला? 2014 में। 2014 में। इसके अलावा भी बहुत सारे, वो रिटायरमेंट के बाद मिला था। जी जी जी। मगर रिटायरमेंट से पहले हमें डिस्टिंग्विश्ड रिकॉर्ड ऑफ सर्विस वो डिपार्टमेंट का होता है। उस जमाने में भाई हम 68 में बैठे हैं सर्विस में, 69 में आए हैं। तुम लोगों में से कोई पैदा भी नहीं हुआ होगा। तो उस जमाने में ये हिंदू मुसलमान इतना होता नहीं था, ये रफ्ता रफ्ता बाद में हुआ है। तो ये तो नहीं, हिंदू मुसलमान के बेसिस पे नहीं, मगर अक्सर एक आध कमिश्नर ने हमको परेशान किया। अरे सबॉर्डिनेट परेशान कर देते हैं बुरी तरह से। आज हम तो शुरू से जब काम करते थे तब भी हम कहानियां लिखते थे और किताबें पढ़ते थे। तो कुछ कहानियां जबकि लिखी हुई थी
जो स्टेट्समैन और हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी। अब इसके बाद ज़्यादा वक्त मिल गया ये लिखने की, तो 2 कलेक्शंस हमारी कहानियों के आए। एक तो फिदाए लखनऊ और दूसरा उस जमाने में 3 तलाक का बड़ा जिक्र था, तो अ वर्ड थ्राइस अटर्ड के नाम से हमने वो किताब में कई कहानियां थी, बच्चों की, गरीबों की, औरतों की, तो उसमें वो तलाक की कहानी भी थी। हमने उसामा तलहा फाउंडेशन बना लिया था 1996 में। उसामा 40 साल का था 95 में, तभी उसकी डेथ हो गई थी। तो हम बहुत परेशान रहते थे। खुशवंत सिंह हमारे फ्रेंड थे और उन्होंने कहा कि तुम कोई ट्रस्ट बनाओ, कोई ग्रुप, कोई ऐसा बनाओ जिसमें कुछ काम करो तो तुम्हारा दिल लगेगा। और फंक्शंस हम करते रहे और लोगों को, जर्नलिस्ट्स को, जो ऑनेस्ट, फियरलेस, बोल्ड जर्नलिस्ट होते हैं उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में, उनको प्राइज देते थे। मनमोहन सिंह आए और वो जो प्राइम मिनिस्टर, पहले मनमोहन सिंह तो बाद में प्राइम मिनिस्टर हुए और इंदर गुजराल पहले हो चुके थे, वो आए। खुशवंत सिंह लेके आते थे, अब हमारी क्या हैसियत है कि ये लोग आए, मगर उनसे फिर बहुत मेल हो गया। और आखिर में गांधी जी के पोते आए, तो फिर हमने देखा कि स्कूल तो बहुत खुल रहे हैं गरीबों के लिए, लोग स्कूल खोल रहे हैं, खूब कमा रहे हैं ऊपर से, मगर बीमारी दुखी के लिए कोई इंतजाम नहीं है। तो भाई एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट हमने रखा। तो अभी इसमें जो भी खर्च होता है वो सारी चीजें वो मेरी पेंशन से खर्च होता, मैंने एक पैसा भी नहीं लिया किसी से अभी तक। और इसमें किस तरह के लोग आते हैं? अरे हर तरह के लोग आते हैं। कितने साल से, सालों से? 5 साल। 5 साल से। परवीन तलहा के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। मैंने उनको एक बड़ी बहन की तरह से देखा, उन्होंने भी मुझे छोटे भाई का प्यार किया। रही बात कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट में, तो मैंने जितने लोगों से भी बात करी, जितने लोगों ने उनके साथ काम किया, चाहे वो तारिक गौरी साहब हों, चाहे मेरे दोस्त दिल्ली में शाहिद मिजान हो, चाहे संगीता शर्मा जी हो, सब लोग जो है उनकी इतनी तारीफ करते थे, उनकी कॉम्पिटेंस की, उनके काम करने के तरीके की। उन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर की हैसियत से भी बहुत काम किए, कि उन्होंने भी मिसाल कायम की वहाँ पर एज मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन, तो बहुत बेहतर तरीके से जो है उन्होंने अपने एज ए मेंबर उसको अंजाम दिया। शुभकामनाएं उनके ये तमाम सामाजिक सरोकार के जो काम वो कर रही हैं, और उसमें हमारी बहन के लिए कि जो काम कर रही हैं, हम सब उनके साथ। परवीन तलहा जी एक लखनऊ की बहुत ही मकबूल शख्सियत हैं, और इन्होंने जो एक कहा जाए कि एक रिवोल्यूशनरी जो एक स्टेप किया था, ख़ास तौर से ये पहली मुस्लिम वुमेन हैं जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज या एलाइड का एग्ज़ाम्स क्लियर किया था, और कस्टम्स में इनको जॉब मिली और ये रिटायर हुई टॉप कस्टम ऑफिसर होके। और जिस ये बैकग्राउंड से आती थी, ये उस दौर का मैं समझता हूँ सबसे रेवोल्यूशनरी कदम था। आज वो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, ख़ास तौर से लखनऊ की गंगा जमनी तहज़ीब को प्रमोट करने में, और वो एक अच्छी लेखिका भी हैं, वो अच्छी कहानियाँ लिखती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती हैं, और अब हम सब की दुआ है, हम सब लखनऊ वालों की दुआ है कि वो खूब इसी तरह के अच्छे काम करती रहें। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि
मैं परवीन आपा से मेरा अच्छा रैप, और ये पहली मुस्लिम महिला हैं जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। रेवेन्यू सर्विसेज में ये आई 1969 में। आप सोच सकते हैं कितने हर्डल्स आए होंगे सामने। बूती से यंगर जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन बन के तैयार हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सी, शी ब्रोक मैनी ग्लास सीलिंग्स मैनी टाइम्स। और यही नहीं, उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया। हम खुशनसीब लखनऊ वाले हैं कि वो हमारी सरजमी से हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक वो बहुत ही उम्दा इंसान है। रिटायरमेंट के बाद भी अपने पेंशन से, बिना किसी फंड के, बिना किसी की मदद से, वो एक क्लिनिक चलाती हैं अपने घर के अंदर, जहाँ डॉक्टर भी है, मेडिसिन्स भी हैं। ये वो क्लिनिक ऑप्रेस्ड क्लास, मार्जिनलाइज क्लास के लिए चलाती हैं। जहाँ सलाम है आपको परवीन आपा कि आप रिटायरमेंट के बाद भी ह्यूमैनिटी का काम कर रही हैं, और आप मिसाल हैं हम सब के लिए, हम सब की इंस्पिरेशन हैं। और इस समय प्रवीण मैम तो एक भगवान के रूप में है उन गरीबों के लिए जो 10 रुपया भी अफोर्ड नहीं कर सकते। कई ऐसे भी पेशेंट आए हुए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था। मैम उन्हें बहुत ही नेक, बहुत ही लोगों के लिए भला करती हैं, सबके बारे में सोचती हैं, और गरीबों के लिए तो खैर बहुत अच्छा उन्होंने ये हम मुस्लिम लड़कियों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने आप को अलग ना समझें। एक स्टेज के बाद उनमें इतनी अकल आ जाएगी कि माँ बाप और बुजुर्गों को वो समझा सकेंगी कि अगर आप हम लोगों हमारे पर ट्रस्ट करें, एतबार करें, तो हम भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं परिवार के लिए। बहुत शुक्रिया। आदाब।